अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम हमारा करीब है फ़र्स्ट ईयर का। बच्चों, आज की इस वीडियो में फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के जो MCQs हैं, जो पास्ट एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड MCQs, अगर आप उसको इम्पॉर्टेंट कहना चाहें तो कह लें, उन MCQs को हमने तीन हिस्सों में निकाला है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के MCQs। बच्चों, इसमें जो MCQs जिनमें कुछ थोड़ा सा टेक्निक यूज़ हुई है या जिनमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, वो MCQs मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा यहाँ पे इस वीडियो में। और इसके अलावा जो बाकी MCQs होंगे जो पास्ट एग्ज़ाम में आए हैं मोस्ट रिपीटेड, जो सिंपल MCQs हैं, तो ये पहले 4 चैप्टर में से तकरीबन 70 MCQs निकले हैं। तो वो एक फ़ाइल की शक्ल में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि कुछ MCQs मैं यहाँ पर आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ जो सॉल्व होने वाले हैं, तो उससे ये होगा कि आपकी थोड़ी तैयारी की का भी पता चल जाएगा, थोड़ी जैसे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और थोड़ा सा कुछ अगर टेक्निक्स कहीं पर इस्तेमाल हुई हैं तो उनका भी हमें आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से, जो चैप्टर नंबर 1 से है। विच इज़ करेक्ट रिकॉर्ड फॉर द डायमीटर ऑफ अ वायर व्हेन मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। बच्चों, जो लीस्ट काउंट होता है, आपको पता है लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं और इसका ताल्लुक प्रिसीजन के साथ होता है। सो लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं और इसका ताल्लुक किसके साथ होता है बच्चों? इसका ताल्लुक होता है प्रिसीजन के साथ। अब लीस्ट काउंट जितना कम होगा, ठीक है, वो वैल्यू हमें उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगी और वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। मसलन अगर आप मीटर रॉड की बात करें तो उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप कैलिपर्स की बात करें तो इसका है 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप स्क्रू गेज की बात करें तो 0.001 सेंटीमीटर। अब देखें, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिल रही है 001 में, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो बाकी दोनों से कम है। तो ये जो मेजरमेंट लेगा स्क्रू गेज वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी मीटर रॉड के मुकाबले में और कैलिपर्स के मुकाबले में। तो बच्चों, ये देखें, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो हमें दिया है 0.001 सेंटीमीटर और एक रिकॉर्डिंग, एक रीडिंग उससे ली गई है। आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सी रीडिंग है जो उसके साथ ली गई है। बच्चों देखें, ये जो पहली वैल्यू है 2.3, डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ एक डिजिट तक वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमें पता है कि स्क्रू गेज से आप जो भी मेजरमेंट लेंगे डेसिमल प्लेस के बाद आपको 3 डिजिट्स तक जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखें, डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट्स तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमें इस आंसर में मिल रही है। सो ये आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बच्चों, क्वेश्चन 2 है हमारे पास, स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मोर द इंस्ट्रूमेंट। देखिए, लीस्ट काउंट का ताल्लुक किसके साथ है? प्रिसीजन के साथ है। तो लीस्ट काउंट इसने कहा है जितना कम होगा मेजरमेंट हमारी उतनी ही प्रिसाइज होगी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मैस एंड वेलोसिटी, यानी कि मैस में जो अनसर्टेनिटी है बच्चों वो 2% है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और वेलोसिटी में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 3% है। तो बताएं काइनेटिक एनर्जी में कितनी होगी? तो इसका तरीका आपको पता है, हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू हाफ mv²। आप देख रहे हैं कि मैस और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बच्चों जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो तो हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? सारी वैल्यूज़ में जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2% प्लस 3%। लेकिन ये देखें, वेलोसिटी जो है इसमें पावर भी इन्वॉल्व है, तो जहाँ पावर इन्वॉल्व होती है अनसर्टेनिटी को हमने पावर से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गया 2% प्लस 2 3 6%, तो ये टोटल कितनी होगी बच्चों? 8%। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, अ मेजरमेंट इज टेकन विद वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से आपने मेजरमेंट लिया है जबकि उसका लीस्ट काउंट भी गिवन है और ये मेजरमेंट भी गिवन है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ठीक है बच्चों, इसका ताल्लुक इसके साथ है? एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम एक्यूरेसी के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला है आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें बस क्या करना है, ठीक है जी, हमें जिसका जो तरीका है, हम इसका लीस्ट काउंट रखेंगे ऊपर और उसको डिवाइड कर देंगे जो भी हमने मेजरमेंट ली है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर तकरीबन 0.02 आता है। ठीक है, तो ये हमारी
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है जिसका ताल्लुक एक्यूरेसी के साथ है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड है बच्चों। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क, पावर की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन की रेशियो निकालें। तो बच्चों पहले हम यूनिट्स लिखते हैं, इनके एसआई यूनिट्स क्या हैं। पावर का एसआई यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, वो है जूल पर सेकेंड, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें वर्क से। वर्क का जो एसआई यूनिट है वो जूल है, जूल से जूल कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया पर सेकेंड। बच्चों पर सेकेंड को हम यूँ भी लिख सकते हैं नीचे करके, तो ऊपर है 1 और नीचे सेकेंड। सेकेंड का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, टी, तो आंसर क्या आ गया 1:T, ठीक है। तो इसमें ये पहले वाला जो आंसर है ये ठीक है। बच्चों मैं आपको हिंट देता हूँ, आप सिर्फ 2-3 डायमेंशन जो हैं उनको रटा मार लें। मसलन हमारी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, आप बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को रटा मार लें, साथ ही हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जूल, ठीक है, वॉट और न्यूटन, इसके डायमेंशन याद कर लें। इसकी मदद से आप किसी भी क्वांटिटी का, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी यूज़ हुई आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, सिर्फ अगर आपको जूल, वाट और न्यूटन के डायमेंशन का पता है और साथ में बेस क्वांटिटी के जो डायमेंशन है साथ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 3 पहले आपको पता होने चाहिए, मैस, ठीक है जी, लेंथ और टाइम। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट है बच्चों वो क्या है, एसआई यूनिट है उसका जूल सेकेंड, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जूल हो गया, न्यूटन हो गया, अगर आप सिर्फ इन दोनों के ही बेस यूनिट्स याद कर लें तो आप कोई भी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो बच्चों जूल का जो बेस यूनिट है वो क्या होता है, इसको अगर बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बच्चों हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड। किलोग्राम का डायमेंशन क्या है m, मीटर लेंथ का यूनिट है इसका डायमेंशन है l, और ये सेकंड नीचे अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो ये t-1 हो जाएगा। सेकंड का डायमेंशन क्या है, t है, तो क्या बन गया ml² t-1। तो बच्चों यहाँ पर देखें ml² t-1, ये वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है बच्चों, विच पेयर हैज़ सेम डायमेंशन, कौन सा पेयर जिसके डायमेंशन सेम। बच्चों देखिए मोमेंटम और इम्पल्स, ठीक है, हमने इनको रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है जो इम्पल्स होता है, ठीक है, इम्पल्स जो होता है ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो जो यूनिट मोमेंटम का होगा वही यूनिट या वही डायमेंशन इम्पल्स का होगा। बाकी देखें वर्क और पावर ये सिमिलर, इनके डायमेंशन नहीं है। वर्क का यूनिट आपको पता है जूल है, पावर का जूल पर सेकंड है। इस तरह फोर्स का जो है वो न्यूटन है, टॉर्क का न्यूटन मीटर है। इस तरह टॉर्क जो है इसका न्यूटन मीटर है, पावर का जूल पर सेकंड है। तो बाकी सेम नहीं है, इसमें हमारे पास सिर्फ जो मोमेंटम और इम्पल्स आ रहा है इसके ही सेम है। क्वेश्चन 8 है बच्चों, द पोजीशन वेक्टर आर इन एक्स जी प्लेन, ठीक है। बच्चों पोजीशन वेक्टर जो होता है, ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन में लिखें तो ये होता है x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट। बच्चों x कंपोनेंट के साथ i यूनिट वेक्टर, y के साथ j और z के साथ k। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशन में नहीं हैं, आप 2 डायमेंशन में, फ़र्ज़ करें आप एक्स वाई प्लेन में हैं, या आप वाई जी प्लेन में हैं, या आप एक्स जी प्लेन में हैं। अगर आप एक्स वाई प्लेन में हैं तो फिर आप पहले इन दोनों को यूज़ करेंगे। अगर आप वाई जी में हैं तो आप आखिरी 2 को यूज़ करेंगे। अगर आप एक्स जी में हैं तो आप किस किस को यूज़ करेंगे, आप एक्स को और जी को। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बात हो रही है एक्स जी प्लेन की, तो एक्स और जी कंपोनेंट ही सिर्फ इंक्लूड होंगे। तो ये वाला जो सी आंसर है हमारा ये ठीक है। क्वेश्चन 9 है बच्चों, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज। बच्चों अगर इक्वल फोर्सेज होना तो कम से कम कितनी फोर्सेज से आप रिजल्टेंट जीरो कर सकते हैं, सिर्फ 2। अगर आपके पास फोर्सेज हों, दोनों इक्वल हों, तो आप उनको अपोजिट कर दें तो उनका जो रिजल्टेंट है या सम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्सेज इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो फिर कम से कम कितनी फोर्सेज को लेके, कम से कम कितनी फोर्सेज को लेके आप आंसर को जीरो कर सकते हैं, तो वो है 3। आपको याद होगा कि हमने उनको बनाया था, अगर हम उनको इस तरह से ऐड करें कि वो एक ट्राइंगल की साइड्स बन रहे हों, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी a प्लस b प्लस c विच विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद है बच्चों, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। बच्चों फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अगर फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये देखें ये फोर्स है हमारी, ठीक है। अगर फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है
तो बच्चों इसका कोई y कंपोनेंट नहीं होगा। और अगर फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस होगी तो इसका कोई x कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि वो है ही अलॉन्ग y एक्सिस, तो फिर उसका x कंपोनेंट तो नहीं होगा। x और y कंपोनेंट दोनों उस वक्त होंगे जब हमारी फोर्स XY प्लेन के दरमियान, XY प्लेन के अंदर हो और x एक्सिस के साथ या y एक्सिस के साथ वो एंगल थीटा बना रही हो। इस सूरत में उसके दोनों कंपोनेंट होंगे, x भी होगा y भी होगा। लेकिन अगर फोर्स किसी एक एक्सिस के पैरेलल है तो उसका दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। यानी कि फोर्स x एक्सिस के पैरेलल है, इस सूरत में Fy जीरो हो जाएगा। और अगर फोर्स y एक्सिस में है तो इस सूरत में Fx जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस है तो उसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें एक वेक्टर दिया गया है और इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। बच्चों आपको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। हम उसके जो कंपोनेंट हैं उनका मैग्नीट्यूड लेके उसका स्क्वायर लेंगे। x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या है, 2 का स्क्वायर, प्लस y कंपोनेंट j है, j के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और प्लस z कंपोनेंट हमारे पास है k, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी 2 का स्क्वायर है। बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये देखें जी, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया जी 4, तो 4 और 4 8, 8 और 1 कितना हो गया बच्चों 9, √9 किसके बराबर होता है जी 3 के बराबर होता है। तो ये हमारा आंसर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है बच्चों, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों वेक्टर एडिशन में ये होता है ना कि हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं a प्लस बी और हमारे पास एक रिजल्टेंट आता है। यानी कि दो वेक्टर्स हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक वेक्टर है मेरे पास a और ये दूसरा वेक्टर है मेरे पास b, इनको मैंने हेड टू टेल रूल से जमा किया तो मेरे पास एक तीसरा वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी। अच्छा, अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है ये क्या होता है, इसमें हमारे पास एक सिंगल वेक्टर होता है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसके कंपोनेंट्स में ऐसे, ये इसका x कंपोनेंट हो गया और ये इसका y कंपोनेंट हो गया। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है ये उलट हो गया वेक्टर एडिशन के, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है बच्चों, हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, उनको जमा किया और उनका मैग्नीट्यूड लिया, फिर उनको माइनस किया और उनका मैग्नीट्यूड लिया। दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। कब बराबर होंगे, अगर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या हो। बच्चों जब भी आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ना तो आपने याद रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का जो एक्चुअल फार्मूला है ना, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो एक्चुअल फार्मूला हमारे पास वो ये है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। एक्चुअल फार्मूला ये है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, उनके दरमियान एंगल 90 है, तो बच्चों आपको पता है कॉस 90 क्या हो जाता है, 0। इस सूरत में हमारे पास जो रिजल्टेंट बचेगा वो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया r। अब फ़र्ज़ करें कि हम चाहते हैं कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लें, इसको आप कह दें r1, जो कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो बच्चों फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अगर हमारे पास a माइनस बी होगा तो बच्चों उस सूरत में हमारे पास क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हम चाहते हैं कि दोनों बराबर हों। बच्चों दोनों बराबर तभी होंगे, ये जो प्लस 2ab कॉस थीटा है और ये जो माइनस 2ab ये मौजूद ना हो, क्योंकि इससे पहले देखें इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये बराबर हो सकते हैं अगर ये वाला फैक्टर 0 हो जाए। ये फैक्टर तभी 0 होगा अगर cos 90 हो। अगर आप cos 90 पुट करेंगे तो उस सूरत में r1 और r2 बराबर हो जाएंगे, यानी कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा अगर इनके दरमियान एंगल 90 हो। उसके बाद बच्चों हमारे पास है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर हैं बच्चों, एक है f1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो है f2। बच्चों अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें f1 प्लस f2 और उस रिजल्टेंट का अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर ही आता है, f1 या f2 किसी एक के बराबर आप कह लें, ठीक है। इसका मतलब है f1 बराबर है f2 और इनका रिजल्टेंट भी इन सब के बराबर है। तो बच्चों अगर ये सारे बराबर हैं तो हम इन सब की जगह क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। अभी हमें f1 और f2 के दरमियान एंगल बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो वही फार्मूला हमारा जो है r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉज ऑफ थीटा। बच्चों अब देखें a हमारे पास क्या है, वो भी f है, b हमारे पास क्या है,
बच्चों वो भी f है, प्लस 2 a भी f है b भी f है, तो f और f क्या हो जाएगा, f स्क्वेयर हो जाएगा इनटू कॉस ऑफ थीटा। बच्चों f स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर ये हो जाएगा 2f स्क्वेयर प्लस 2f स्क्वेयर कॉस थीटा और ऊपर इसके अंडर रूट। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ स्क्वेयर कर लें, r की जगह भी f ही पुट कर देते हैं क्योंकि सारे बराबर हैं, इसका भी स्क्वेयर कर लें और इसका भी स्क्वेयर कर लें। ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट बच्चों क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया f स्क्वेयर इज इक्वल टू 2f स्क्वेयर प्लस 2f स्क्वेयर और कॉस ऑफ थीटा। बच्चों इनमें से कॉमन निकल सकता है 2f स्क्वेयर, कॉमन निकाल लें, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया और यहाँ बच गया f स्क्वेयर। बच्चों f स्क्वेयर कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 भी उधर ले जाएं तो हमारे पास जो कॉस थीटा है ये बराबर आ जाएगा -1/2, क्योंकि 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आंसर -1/2 आएगा। अब यहाँ से थीटा निकालना है तो बच्चों ये होगा कॉस इनवर्स -1/2, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आपने इतना लंबा जो है इसको प्रोसीजर नहीं करना, आपने जस्ट इसको याद ही कर लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इससे मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें, ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाए, इससे मिलता जुलता कोई और भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है बच्चों इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पॉइंट्स अलोंग z एक्सिस। बच्चों 2 वेक्टर है हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास वेक्टर a है और ये हमारे पास वेक्टर b है। ठीक है, और ये इनका जो रिजल्टेंट है r वो बच्चों अलोंग z एक्सिस है। ठीक है, आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका जो भी आंसर हो, मसलन हमने पढ़ा कि a क्रॉस b जो है ये बराबर होता है a b साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर। बच्चों a क्रॉस b का जो भी आंसर आएगा वो a और b दोनों के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि r जो है वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन r z एक्सिस में है, तो z एक्सिस इसका मतलब है कि a और b को कहाँ होना चाहिए, z एक्सिस। बच्चों ये हमारे पास फ़र्ज़ करें x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, तो z एक्सिस जो है बच्चों z एक्सिस x और y दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि a और b दोनों को कहाँ होना चाहिए, इसको एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, तभी r z एक्सिस में होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारा z एक्सिस। तो इसका मतलब है कि a और b को कहाँ होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, तभी a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जवाब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन 16 है बच्चों, 3 वेक्टर्स हैं a b और c, सेटिस्फाई द रिलेशन। ये रिलेशन को सेटिस्फाई यानी कि a और b का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, a और c का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। इसका मतलब बच्चों डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होता है 90। इसका मतलब है जो a है ये b के भी परपेंडिकुलर है और a जो है वो c के भी परपेंडिकुलर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, वेक्टर a इज पैरेलल। तो फिर वेक्टर a पैरेलल किसके होगा बच्चों, हमने कहा कि वेक्टर a जो है वो b के तो परपेंडिकुलर है इसलिए पैरेलल तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। c के भी परपेंडिकुलर है इसलिए पैरेलल तो नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। b डॉट c के भी पैरेलल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी भी तो वो परपेंडिकुलर ही है, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन बचा है b क्रॉस c। बच्चों ये देखें, ये मेरे पास है b और ये मेरे पास है c। अगर मैं b और c का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो b के भी परपेंडिकुलर होगा और c के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो a है वो b क्रॉस c के पैरेलल है। b क्रॉस c के पैरेलल होने का मतलब है कि b के भी परपेंडिकुलर और c के भी परपेंडिकुलर, और यही तो हम चाहते हैं कि b के भी परपेंडिकुलर और c के भी परपेंडिकुलर। ये तभी मुमकिन है अगर हम b क्रॉस c के क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट आर इक्वल। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। अब ए बी तो दायरे पता इक्वल ही हैं, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा ही बच गए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होंगे, जब थीटा आपको पता है क्या होगा 45। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों 45। नेक्स्ट है बच्चों, इसको सॉल्व करें। देखें i डॉट जे क्रॉस के, ठीक है बच्चों, j क्रॉस के अगर आप लेते हैं, वो याद होगा आपको, यूं करके हमने बनाया था, ये हमारा j है, ये हमारा k है और ये हमारा i है।
बच्चों जे क्रॉस के लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा। इसका मतलब है कि जो जे क्रॉस के है दैट इज इक्वल टू आई। तो ये देखेंगे हमारे पास आ जाएगा आई डॉट जे क्रॉस के की जगह भी आई आ जाएगा। और बच्चों आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर का उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्ज करें कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है बच्चों, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमारी जो फोर्स है वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रही है। बच्चों इस सूरत में अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है तो हमारा जो मोमेंट आर्म है वो क्या हो जाएगा, 0। आपको पता है जो टार्क है वो बराबर होता है, टार्क का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है मोमेंट आर्म और फोर्स के प्रोडक्ट के। अगर मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा तो बच्चों टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। बच्चों रोटेशनल मोशन में फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क। वही काम टॉर्क करता है जो लीनियर मोशन में कौन करती है, फोर्स करती है। उसके बाद हमारे पास है जी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड। बच्चों अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। बच्चों ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय जी होता है 9.8 और टाइम यहाँ पे 2 दिया है। बच्चों आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम यानी कि टाइम का जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब है डी पी ओवर डी टी। बच्चों ये बराबर होता है फोर्स के। लेकिन अगर खाली ये आ जाए कि चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम का जिक्र ना हो, रेट ऑफ चेंज का जिक्र ना हो, खाली चेंज इन मोमेंटम, तो बच्चों जो खाली चेंज इन मोमेंटम है ना वो किसके बराबर होता है, वो इम्पल्स के बराबर होता है। याद रखना आपने, खाली मोमेंटम में चेंज इम्पल्स के बराबर है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा तो फिर वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम रेंज को कैसे रिलेट कर सकते हैं। बच्चों आपको पता है जो रेंज होती है दैट इज वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, और अगर थीटा पुट कर दिया जाए 45 डिग्री तो रेंज हो जाएगी मैक्सिमम जो कि बराबर होगी वी स्क्वायर ओवर जी। ठीक है बच्चों, अब देखें ये जो वी आई स्क्वायर ओवर जी है ये किसके बराबर है, ये आर के बराबर, आर मैक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ आर मैक्स और साथ में साइन टू थीटा। लो बच्चों ये आ गया है हमारा आंसर जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चों आपने याद रखना है, ये देखें जब एक प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा होता है यूं करके तो बच्चों उसकी 2 वेलोसिटीज़ होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वी एक्स और एक वर्टिकल वेलोसिटी होती है दैट इज़ वी वाई। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है पूरी फ्लाइट में ये नॉन ज़ीरो होती है और हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं मैक्सिमम हाइट पे तो यहाँ पे जाके वी वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ से आगे जाते हैं नीचे की तरफ तो वी वाई जो है बच्चों इसकी डायरेक्शन वही हो जाती है जो जी की है, जी और वी वाई जो है ये पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट से पहले यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, ठीक है, वी वाई जो है इसके दरमियान और जी के दरमियान जो एंगल होता है वो 180 होता है। ठीक है, लेकिन वी एक्स इस पूरी फ्लाइट में आप देखें वी एक्स जो है वो हमेशा एक तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, दूसरा वो जी के साथ हमेशा क्या रहेगी बच्चों, परपेंडिकुलर। वी एक्स जो है वो जी के साथ हमेशा परपेंडिकुलर है, लेकिन वी एक्स कभी चेंज नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। लेकिन वी वाई जो है यहाँ पे मैक्सिमम होती है, जब आप ऊपर को जाते हैं तो कम होना शुरू हो जाती है, कम होते होते यहाँ पे जाके जहाँ पर हाइट मैक्सिमम होती है वहाँ पे जाके वी वाई 0 हो जाती है। उसके बाद अगेन वी वाई बढ़ना शुरू हो जाती है और जब आप टच करते हैं ग्राउंड को तो इसकी वैल्यू दोबारा से मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वी वाई जो है ये चेंज होती रहती है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन वी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहती है। अच्छा ये देखें जी, अ बॉल इज थ्रोन अप विथ 20 मीटर पर सेकेंड। वी आई जो है बच्चों ये 20 मीटर पर सेकेंड है
और थीटा जो है वो 60 डिग्री है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट टॉप पोजीशन पे, अभी मैंने बनाया है यहाँ पे, आपको याद होगा बच्चों, टॉप पोजीशन पे यानी कि यहाँ पे हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है बच्चों। फाइनल वेलोसिटी जो होती है दैट इज़ v(f(x)² प्लस v(f)(y)² बच्चों। इस पॉइंट पे आपको पता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, सो ये ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी सिर्फ v(f(x) का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा v(f(x) जो कि बराबर होगा v(f cos थीटा। तो बच्चों v(f) बराबर है, आपको पता है कि x कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो सेम होता है, इसलिए जो फाइनल होगी, ये देखें, जो फाइनल होगी वही इनिशियल होगी। तो v(f) इज इक्वल टू vi cos थीटा। तो vi की जगह पुट कर दें बच्चों 20 और cos 60, तो बच्चों 20 मल्टीप्लाई बाय cos 60 जो होता है ये 1/2 होता है, तो आंसर क्या आ गया 10, ये आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द प्रोजेक्टाइल मोशन, अच्छा इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अभी डिस्कस किया पीछे हमने, ये चेंज होता रहता है। क्वेश्चन 28 है बच्चों, व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच एट मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है 0, ये डिस्कस हो गया। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमने ये पढ़ा है कि अगर हम 45 डिग्री में सेम वही एंगल ऐड करें और उसी को ही माइनस करें तो उन दोनों वैल्यूज़ पे जो रेंज है वो सेम आएगी, ठीक है। तो बच्चों इस पेयर में से तलाश करें किस पेयर पर रेंज सेम होगी। तो देखें 45 में अगर मैं 10 जमा करूं और 10 ही माइनस करूं तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है जी 55 और 35। तो बच्चों ये वाला पेयर जो है ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बच्चों हमने पढ़ा कि जो वर्क डन होता है दैट इज FD cos ऑफ थीटा। इसका मतलब है अगर थीटा 0 है यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये एक ही डायरेक्शन में है तो बच्चों इस सूरत में वर्क होगा मैक्सिमम। अगर थीटा है 90 डिग्री यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो बच्चों थीटा cos 90 0 हो जाता है तो वर्क भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हैं तो बच्चों थीटा 180 होगा और 180 cos 180 -1 होता है तो वर्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट बच्चों है जी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है और यहाँ पर अगर हम बॉडी की वेलोसिटी बनाएं तो ये देखिए उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। देखिए बच्चों एंगल क्या बन रहा है 90 और cos 90 क्या होगा 0 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा। इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इफ 5 kg ऑफ बॉडी इज रेज टू 1 मीटर, मैस कितना है उसका बच्चों 5 kg, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 1 मीटर, तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप उठा के ऊपर ले जा रहे हैं तो फिर जी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये जो F है ये MA की बजाय MG हो जाएगा और साथ में D, इसको आप H भी कह सकते हैं D को। तो बच्चों M क्या है 5, G 9.8 और D क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई कर लें ये बन जाएगा 49 जूल। 33 है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ वर्क टू पावर, तो ये आगे हम कर चुके हैं पीछे। उसके बाद है किलोवाट आवर। बच्चों किलोवाट आवर जो है आपको पता है किलोवाट आवर जो है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। देखें किलोवाट आवर बराबर किसके, जूल के। इसका मतलब है किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। लेकिन यहाँ पे तो एनर्जी ऑप्शन ही नहीं है, तो एनर्जी और वर्क आपको पता है सेम चीज़ें हैं, क्योंकि वर्क का मतलब भी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी का यूनिट है वही वर्क का है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो वर्क है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 1 वाट आवर इज इक्वल टू 1 वाट आवर जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों 1 वाट आवर। देखिए यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। देखिए 1 वाट और आवर, बच्चों वाट 1 वाट तो 1 वाट ही होगा मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में 3600 सेकेंड होंगे। अब ये वाट सेकेंड तो मिलके बन गया जूल और 1 मल्टीप्लाई बाय 3600 ये बन गया 3600। 3600 को मैं लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल, और 10 रेज टू द पावर 3 क्या है बच्चों, ये किलो होता है। तो 1 वाट आवर, देखें आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर लिखा गया वाट आवर, अगर वाट आवर है तो वो किलो जाउल है, लेकिन अगर 1 किलो वाट आवर है, अगर 1
किलोवाट आवर है तो वो बराबर होगा 3.6 मेगा जूल के। लेकिन यहां पर कंफ्यूज किया गया, 1 वाट आवर दिया गया, किलोवाट नहीं दिया गया, इसलिए आंसर किलो जूल होगा, मेगा जूल नहीं होगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको। उसके बाद बच्चों वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। बच्चों अब यहाँ पर वेलोसिटी को डबल कर दें, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी को आप 2v कर दें तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं ke प्राइम कह देता हूँ। ये देखें 1/2 m, 2 का स्क्वायर 4 और v², ये जो नई चीज़ आई है ना 4, इसको आप साइड पे निकाल लें, अंदर आ जाएगा 1/2 mv²। बच्चों ये जो 1/2 mv² है ये तो अगेन वही पुरानी काइनेटिक एनर्जी है, 4 इंटू पुरानी काइनेटिक एनर्जी। सो नई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स पुरानी काइनेटिक एनर्जी, तो 4 टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जी बात हो रही है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। बच्चों एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू Gmm/r इन्फिनिटी। बच्चों r को अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं, यहाँ पर माइनस भी है, अगर मैं r को इन्फिनिटी पुट कर दूं तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? 0 होगी। और अर्थ पे क्या होगी? बच्चों अर्थ पे आप r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी -Gmm/r। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मिनिमम होगी, ठीक है, और जो ये r बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। इसका मतलब जब आप ये अगर हमारी ग्राउंड है, अर्थ है, तो ज़मीन से आप जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी। बच्चों जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू √gr और एस्केप स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू √2gr। इन दोनों की रेशियो निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड ओवर एस्केप स्पीड, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड है gr डिवाइडेड बाय 2gr, gr से gr कैंसिल, बच्चों ये बच गया 1/√2। ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों पहला वीडियो जो है हमारा MCQs का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसकी फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, कमेंट्स में भी दे दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे और फिर थर्ड वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।